हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हम चर्चा करेंगे सकल घरेलू उत्पाद और सकल नेशनल उत्पाद यानी जीडीपी और जीएनपी के बारे में। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। शुरू करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू मतलब डोमेस्टिक। तो सकल घरेलू उत्पाद एक ऐसे समय में यानी एक वित्तीय वर्ष में एक भौगोलिक सीमा के अंदर साल भर में उत्पादित किया गया प्रोडक्ट के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब ये हमारा भारत है। अब इस भारत के अंतर्गत व्यक्ति भी रहते हैं और नागरिक भी रहते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति और नागरिक में अंतर क्या है। व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो निवास करता है। हर नागरिक व्यक्ति होता है, लेकिन हर व्यक्ति नागरिक हो जरूरी नहीं। जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त है और भारत में रहता है उसे निवासी नागरिक के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति भारत में तो रहता है लेकिन भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त है उसे व्यक्ति कहा जाता है। और इसका जो व्याख्यायित वर्णन है भारत के संविधान में भाग 3 के मौलिक अधिकार में वर्णित किया गया है। नागरिक और व्यक्ति का जो क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट के अंतर्गत अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये जो 5 अनुच्छेद हैं ये भारत के नागरिकों को केवल प्राप्त हैं। बाकी सारे फंडामेंटल राइट जो हैं नागरिकों के साथ व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं। मतलब उन व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं जो भारत के नागरिक तो नहीं हैं लेकिन विदेश के हैं, हमारे यहाँ रहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है एक सीमा है। एक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में जो उत्पादित किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसमें किसे शामिल करेंगे, किसे शामिल नहीं करेंगे, कौन से व्यक्ति, कौन से पर्सन, कौन सी कंपनी, कौन से प्रोडक्ट हमारे यहाँ शामिल होंगे नहीं होंगे, इस पे चर्चा करें। उसके पहले मैं कुछ मेथड को बता देता हूं। किसी विशेष समय सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत, ध्यान रहे घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है।
और इसकी गणना 3 तरीके से किया जाता है: मूल्यवर्धन विधि, व्यय विधि और आय विधि। सकल घरेलू उत्पाद में घरेलू सीमा के अंतर्गत जो शब्द बोला गया है, घरेलू सीमा, वो घरेलू सीमा क्या क्या हो सकता है, उस घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या नहीं आता है। भौगोलिक सीमा, घरेलू सीमा अलग अलग होता है। इन सभी पे हम चर्चा करते हैं। आप लोग लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम अब मात्र 70 दिन बचा है और इस 70 दिन में आपको पूरी तैयारी करने के लिए प्रतिमा जीएस एकेडमी पर हर सब्जेक्ट का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और जो तात्कालिक रूप में व्याख्यायित क्लासेस दी गई हैं, आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं और अपना प्रीलिम एग्ज़ाम 24 मई को जो है उसे सुनिश्चित कर सकते हैं। घरेलू सीमा क्या है? घरेलू सीमा के अंतर्गत दोस्तों पीसीएस का एग्ज़ाम 14 मई 2023 को प्री का लगा हुआ है। ये क्लासेस सब उसी को टारगेट करके हैं। तो घरेलू सीमा इसमें किसी देश की आर्थिक सीमा भी शामिल होती है। इसे किसी देश की आर्थिक सीमा भी कहा जाता है, परंतु आर्थिक सीमा भौगोलिक सीमा से अलग है। अब आर्थिक सीमा में क्या क्या आएगा? विदेशों में स्थित दूतावास, वाणिज्य दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान और अन्य कार्यालय, ये हमारे आर्थिक सीमा में आएंगे। किसी राष्ट्र के द्वारा विभिन्न देशों के लिए संचालित वायु सेवाएं, जलयान और क्षेत्रीय सागर के साथ देश के समस्त भौगोलिक सीमा हमारी आर्थिक सीमा में आएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमारा भारत ये है, भारत महान, ये भारत महान है। अब एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हम अमेरिका में ये मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया और ये अमेरिका हो गया, ये मैक्सिको हो गया। अब हमने अपना यहाँ पर क्या बनाया है? वाणिज्यिक दूतावास, इतने क्षेत्र में दूतावास बना हुआ है और अमेरिका का दूतावास हमारे यहाँ पे बना हुआ है। हमारा भौगोलिक सीमा जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गया हमारा भौगोलिक सीमा। लेकिन घरेलू सीमा में अब यहाँ पे हमने यहाँ पे बना रखा है अपना वाणिज्यिक दूतावास, हमारे यहाँ पे सैनिक प्रतिष्ठान बने हुए हैं और ऐसे ही जो विश्व के अन्य देशों के हमारे देश में बने हैं, तो हम अपने देश में उस क्षेत्र को घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कनाडा का और यहाँ पे सब है, तो इतना हमारा है 32,87,263। कनाडा में, अमेरिका में, मैक्सिको में, यहाँ सब कहीं दूतावास मिला करके जो क्षेत्र बनता है, वो क्षेत्र कहाँ जुड़ जाएगा? हमारे घरेलू सीमा में, मतलब आर्थिक सीमा में शामिल करके घरेलू सीमा में शामिल हो जाएगा। जो आर्थिक सीमा हमारा है उसके अंतर्गत ये क्षेत्र भी हमारे में जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए एक कि 10 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर में, तो 10 ये हो गया, 15 यहाँ पे है तो 15 ये हो गया, 10 यहाँ पे है तो ये हो गया 15, 10, 25, 10, 35, तो ये भी हमारे में जुड़ जाएगा। और मान लीजिए हम इनका हमारे यहाँ भी है और अगर हमारे यहाँ 28 किलोमीटर में इनका बना हुआ है तो हम अपने में से 28 घटा देंगे। कहने का मतलब है कि विदेशों में जो हमारे संबंध होते हैं
दूतावास होते हैं, कंसुलेट होता है, हम व्यापार करते हैं, हम वायुयान से जाकर के अपना व्यवसाय करते हैं, हमारे सैनिक अड्डे बने होते हैं, अलग अलग विश्व में हम उनसे मांगते हैं। तो ये सब हमारे आर्थिक क्षेत्र के सीमा में आते हैं। अब आर्थिक क्षेत्र के सीमा में आए, अब हमारे दूतावास, अमेरिका में हमारा जो दूतावास है, तो हमारे यहाँ के आर्थिक सीमा में वो जोड़ा जाएगा और वहाँ कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट अमेरिका में नहीं जुड़ेगा, वो हमारे यहाँ जुड़ेगा, हमारे जीडीपी में जुड़ेगा। यहाँ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी बाद में बताता हूँ। तो जीडीपी के अंतर्गत हमारे देश के अंदर जो उत्पादित प्रोडक्ट है उसे जोड़ा जाता है। उस प्रोडक्ट के अंतर्गत पहले चीज़ घरेलू सीमा आपको समझ में आ गया कि विदेशों में स्थित दूतावास हमारे घरेलू सीमा के अंग होंगे, वाणिज्य दूतावास हमारे घरेलू सीमा के अंग होंगे, सैनिक प्रतिष्ठान या अन्य कार्यालय हमारे घरेलू सीमा के अंग होंगे, और साथ ही हमारे द्वारा विभिन्न देशों के लिए संचालित वायु सेवाएं हमारे आर्थिक सीमा के क्षेत्र होंगी। जलयान आर्थिक सीमा के क्षेत्र होगा। हमारा सागरीय क्षेत्र के साथ साथ देश का समस्त भौगोलिक क्षेत्र हमारे आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी तब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि क्या भौगोलिक सीमा क्षेत्र से आर्थिक सीमा का क्षेत्र बड़ा होता है? तो यस, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक सीमा क्षेत्र, घरेलू सीमा क्षेत्र भौगोलिक सीमा क्षेत्र से बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें अन्य देशों के दूतावास के क्षेत्र शामिल होते हैं, वाणिज्यिक दूतावास क्षेत्र शामिल होते हैं, सामुद्रिक जो हमको EEZ जो होता है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, उसके क्षेत्र भी शामिल होते हैं। हम अलग देश में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो क्षेत्र भी शामिल होता है वाणिज्यिक दूतावास के रूप में। हम वायुयान का जो किसी का संचालन करते हैं, वहाँ वो क्षेत्र हमारे आर्थिक क्षेत्र में शामिल होता है। यानी भौगोलिक सीमा से आर्थिक सीमा बड़ा होता है। समझ में आ गया आपको? ठीक, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। और क्षेत्रीय सागर के साथ भी आता है। अब हम ये देखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद में क्या शामिल नहीं करना है और क्या करना है। सकल घरेलू उत्पाद जो है सॉरी, सकल घरेलू उत्पाद में अब मान लीजिए कि GDP, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, प्रोडक्ट। अब इसमें ये हमारा भारत है और अमेरिका के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे इसमें एक कंपनी है अमेरिका की, अमेरिका की है, यानी USA की कंपनी है। कहाँ काम कर रही है? हरियाणा में काम कर रही है। चलो, हरियाणा में कंपनी लगा हुआ है। ये कहाँ का काम कर रही है? हरियाणा में। एक कंपनी है रूस की, ये कहाँ लगा हुआ है? गुजरात में। यानी कि पूरे विश्व से, देशों से 100 कंपनियां काम कर रही हैं और हमारे देश की ये 100 कंपनियां काम कर रही हैं और हमारे देश की 100 कंपनियां विदेशों में काम कर रही हैं। विदेशों में काम कर रही हैं। अब यहाँ पे USA की कंपनी कोको कोला बना रही है, मान लीजिए, चलिए पेप्सी बना रही है। या
दक्षिण कोरिया की कंपनी है सैमसंग, वो मोबाइल बना रही है। चाइना की कंपनी है वीवो, मोबाइल बना रही है। अमेरिका की कंपनी एप्पल मोबाइल बना रही है भारत में। तो जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंतर्गत हो रहा है, भारतीय सीमा के अंतर्गत हो रहा है, अब इससे उत्पादित हुआ अगर मान लीजिए $100 बिलियन का हमारा व्यवसाय इन कंपनियों का हुआ, इन कंपनियों ने $100 बिलियन भारत में मैन्युफैक्चरिंग एक साल में किया, और हमारे यहाँ के लोगों ने भी 100-200 बिलियन डॉलर का और कुछ उत्पादित किया। यानी टोटल उत्पादन हमारे यहाँ इस सीमा के अंदर, भारतीय सीमा के अंतर्गत हुआ कितना? $300 बिलियन। $300 बिलियन का टोटल उत्पादन हुआ कितने में? एक वर्ष में, जिनमें से $200 बिलियन तो हमारे भारत के लोगों ने जो है उत्पादित किया है भारत सीमा के अंतर्गत, और $100 बिलियन किसने उत्पादित किया है? विदेशी कंपनियों ने, जो कि हमारे यहाँ के नागरिक नहीं हैं, ना वो कंपनी हमारे यहाँ की है, वह उन्होंने हमारे यहाँ निवेश किया है और हमारे यहाँ पे उत्पादित किया है। तो टोटल उत्पादन हुआ $300 बिलियन का, और ये $300 बिलियन हमारा क्या हुआ? ये हुआ हमारा जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद कितने का हुआ? सकल घरेलू उत्पाद हुआ $300 बिलियन का। अब इसमें क्या होगा? ये $300 बिलियन हमारे हो गए, हमारे सकल घरेलू उत्पाद के हुए, लेकिन क्या ये हमारी कमाई हुई? नहीं, ये हमारी कमाई नहीं हुई। इसमें शामिल क्या क्या किया जाएगा? अब देखिए, अभी $300 बिलियन याद रखिएगा, मैं इधर लिख देता हूं, $300 बिलियन, ठीक। अब इसे मिटा देते हैं। अब मान लीजिए कि हमने उत्पादित किया एक कार बनाया मैंने, और ये कार हमारा एक साल पहले बना, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर मान लीजिए, और ये कार हमारा बना कब? ये कार हमारा बना 31 दिसंबर 2021 को। 31 दिसंबर 2021 को ये कार बना, तो ये किस साल के सकल घरेलू उत्पाद में जुड़ेगा? ये 2021 के सकल घरेलू उत्पाद में जुड़ेगा। एक दिन का भी अंतर मायने रखता है। अब यहां पे क्या होगा कि $300 बिलियन जो हमारे लिए यहां भारत सीमा के अंतर्गत उत्पादित किया गया था, उनमें एक दिन का भी अंतर, और मौद्रिक मूल्य जरूर रहे, याद रहे मौद्रिक मूल्य। अब हमें अगर जीडीपी के रूप में, ये जीडीपी हो गया, और अगर जीएनपी अगर देखना है तो जीएनपी में क्या करेंगे हम? जीडीपी में जो हमारे सकल घरेलू पूरे सीमा के अंतर्गत भारत के उत्पादित हुआ, वो चाहे भारतीय हो और चाहे विदेशी हो, इन्होंने उत्पादित किया हमारे भारत देश के अंतर्गत, तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में शामिल किया जाएगा। तो जीएनपी में क्या शामिल किया जाएगा? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में क्या शामिल किया जाएगा? तो अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जीडीपी और जीएनपी का यहीं पे खेल थोड़ा सा एक अलग होता है। बाकी मार्केट प्राइस, फैक्टर कास्ट, ये सब मैं भी बताऊंगा आगे। अब जैसे जीडीपी में जीडीपी कितने का? $300 बिलियन। इसमें 200 भारतीयों का है और 100 विदेशी का है। और जीएनपी में क्या होगा? जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में क्या होगा?
कि पहले चीज तो 200 हम यहां पे ले लेंगे और इस 100 को घटा देंगे, सॉरी 300 हम यहां ले लेंगे और इस 100 को इसमें से घटा देंगे, तो कितना बचा? 200 बचा। हमारे यहां 200 बचा। और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारे भारतीय हैं वो विदेशों में कितना कमाए। अगर भारतीयों ने 100 बिलियन विदेश में कमाया तो भारतीयों का जो 100 बिलियन है और ये 200 है, तो इसमें 100 जुड़ जाएगा, ये वाला 100 यहाँ जुड़ जाएगा, यानी हमारा 300 बिलियन हो गया। मतलब तब इसको कहा जाएगा कि जीडीपी के बराबर जीएनपी उतरा। ना तो हम प्लस में हुए ना हम निगेटिव में हुए, बराबर रहे। जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी। लेकिन मान लीजिए इन्होंने 100 के बजाय 110 बिलियन डॉलर वहां पे कमाया हो, तो 110 जुड़ जाएगा तो 310 हो जाएगा। तो मतलब हमारा जो जीएनपी है वो जीडीपी से ज़्यादा है, मतलब हम सरप्लस हैं, हमारा भुगतान संतुलन बढ़ करके है। अभी हाल ही में सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने यह वक्तव्य दिया था कि चाइना से हम 100 बिलियन डॉलर निगेटिव व्यापार संतुलन में चल रहे हैं। इसके लिए केवल सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ के उद्योगपति भी रिस्पॉन्सिबल हैं। यह उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस व्यापार घाटे को कम करने में भारत का सहयोग दें। वो जाएंगे कंपनी चाइना में लगा देंगे, जाएंगे कंपनी कहीं और लगा देंगे, भारत में लगाएं कंपनी और लोगों को प्रोत्साहित करें, चलो भारत में लगाओ कंपनी, अच्छा खासा जगह वहाँ पे आते नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्लस हुआ, लेकिन हमारे यहाँ से तो 100 बिलियन विदेशी ले गए और हमारे जो देश के लोग हैं कितना लाए, 50 बिलियन। अब हम यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, 50 हुआ कितना, फिर 250, यानी कि हमारा जीडीपी से जीएनपी निगेटिव रहा, मतलब हमारे देश से ज़्यादा पैसा गया है, बाहर से कम पैसा आया है। एक तो ये हो गया। अब हम इसको भी आगे कंटिन्यू व्याख्यायित करेंगे, उसके पहले हम आपको बता दें मूल्य वर्धित क्या होता है। एक जो 3 सकल घरेलू उत्पाद के लिए 3 मानक लिए जाते हैं 3 तरीके से, एक है मूल्यवर्धन विधि। तो ये मूल्यवर्धन क्या होता है, मूल्यवर्धन विधि क्या होता है? मूल्यवर्धन विधि है कि एक किसान, मान लीजिए एक किसान ने 100 रुपये का गेहूं पैदा किया। किसने किया? किसान ने 100 रुपये का गेहूं पैदा किया, यानी जो किसान ने गेहूं पैदा किया उसकी कीमत कितनी है? 100 रुपया है। देखिए अर्थव्यवस्था में केवल 3 चीज़ें समझने लायक हैं। आपको सकल घरेलू उत्पाद और सकल नेशनल उत्पाद यानी राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में पता हो जाए, आपको बैंकिंग अच्छा पता हो जाए, आपको निवेश के शेयर मार्केट बेहतर पता हो जाए, और उसके बाद में आपको जो घाटा है राजकोषीय घाटा बजट के बारे में जानकारी हो जाए, पूरी अर्थव्यवस्था आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं, आप लोग गंभीरता के साथ उसको पढ़िए, नोट बनाइए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 100 रुपये का गेहूं उत्पादित किया किसान ने, और क्या किया इसमें से कि 50 रुपया का उसने अपने पास रख लिया और 50 रुपये का गेहूं उसने बेच दिया। 50 रुपया का अपने पास रख लिया और 50 रुपये का गेहूं उसने किसको बेच दिया? उसने बेच दिया बेकरी वाले को। बेकरी वाले ने क्या किया? बेकरी वाले ने 50 रुपये का गेहूं खरीदा और उसके बाद में
उसने 200 रुपये का क्या बनाया, ब्रेड बनाया, 200 रुपये का ब्रेड बनाया। अब ब्रेड जो बनाया एक व्यक्ति किसके लिए लेगा, खाने के लिए लेगा। तो इतने मात्र से मान लीजिए अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे उसने, अब ये जो सकल घरेलू उत्पाद हमारा हुआ, अब हम क्या क्या करेंगे, 200 रुपये का ये हुआ, 100 रुपये का ये हुआ, तो 200 और 100, 200 और 100, तो अभी उत्पादन कितने का हुआ, 300 रुपये का। अब सही मायने में बताइए क्या 300 का उत्पादन हुआ, नहीं, गलत है। तो सही क्या है, सही ये है कि ये ऐसे कर देते हैं, उत्पादन 100 रुपये के गेहूं का हुआ था तो 50 रुपये का अपने खाने के लिए रखा था, खाने के लिए रखा था किसान ने, तो ये 50 रुपया यहाँ लिखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद कितना हुआ देखिएगा, दोहरी गणना ना हो जाए, दोबारा गणना ना कर लिया जाए, उसे ही मूल्यवर्धन कहा जाता है, संशोधन किया जाता है। तो यहाँ 50 मैंने इसको ले लिया। अब जो कि 50 रुपया का गेहूं यहाँ आ गया था और यहाँ पे 150 रुपया और तैयार करके 200 का बनाया गया, तो ये तब 200 लेंगे, ये हो गया 250 रुपये का माल तैयार हुआ, क्योंकि सही मायने में यहाँ पर 150 का माल तैयार हुआ है, 150 का माल तैयार हुआ है, क्योंकि ये 50 पहले उत्पादित हो चुका है। तो यदि हम इसको यहाँ पे 100 ले लेंगे तो यहाँ केवल 150 लेंगे। अब जो कि ये 50 में पहले यही घटा दिया हूँ तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 200 रुपये का। अब इस 200 रुपये में, इस 200 रुपये, ये 250 हो गया अभी, तो अब इसको ऐसा पेंडिंग कर दीजिए या मिटा ही देते हैं जिससे कि समझना आसान हो। अब ये 200 रुपये का ब्रेड तैयार हुआ, इस 200 रुपये में ब्रेड खरीदे दो व्यक्ति ने, एक वो लोग खरीदे ब्रेड जो खाने के लिए खरीदे थे अपने बच्चों के लिए, मतलब वो खरीदे और खा लेंगे, तो ये हो गया 100 रुपये का। और 100 रुपये का ब्रेड खरीदा एक दुकानदार ने और उसने इस ब्रेड को बेचा 140 रुपये का, ठीक, तो 140 का बेचा। अब 140 रुपये का बेचा, अब यहाँ पे कंज्यूमर खा गए, मतलब ये आगे अब नहीं बढ़ रहा है बिकने के लिए, यहीं खा गए। तो अब इतने का सकल घरेलू उत्पाद कितना हुआ, तो सकल घरेलू उत्पाद यदि आप क्रमशः लेंगे तो आप क्रमशः ऐसे उठा सकते हैं कि यहाँ से 50 उठा लिए और यहाँ से 100 उठा लिए और फिर यहाँ से 140 ले लिए, तो टोटल हो गया 290 रुपये का। लेकिन टोटल बना कितना, 100 यहाँ ले लेते हैं मान लीजिए। एक तो ये विधि हो गया कि दोहरी गणना इसमें नहीं किया गया और 290 रुपये का उत्पादन किया गया। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी विधि है, 100 ये उठा लिए, 200 ये उठा लिए, 140 ये उठा लिए, तो ये कितना हो गया 100, 4 और 4, 440 रुपये यहाँ दिखा रहा है। तो 440 में और 290 में कितना, 150 रुपये का घपला आ रहा है। तो 150 क्या था, 150 में 150 रुपया जो है ये कहीं ना कहीं 150 रुपया जो है ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो रहा है, कहीं दोबारा जुड़ा है। कहाँ जुड़ा, तो एक 50 रुपया यहाँ पे ज़्यादा जुड़ा, -50, उसके बाद में एक 100 रुपया यहाँ पे ज़्यादा जुड़ा, -100 बराबर 0 0, क्योंकि ये 100 रुपया ऑलरेडी 200 में जुड़ा हुआ है, ये 50 रुपया ऑलरेडी 100 रुपये में जुड़ा हुआ है, तो दोहरी गणना हो गया। इसलिए दोहरी गणना ना हो पाए तो यहाँ का शुद्ध रूप में देखा गया तो उत्पादन कितने का हुआ, यहाँ पे शुद्ध हुआ उत्पादन 50 का, यहाँ पे हुआ 150 का और यहाँ पर हुआ केवल 40 का। तो 50 रुपया और 150 200 रुपया और 40 240 रुपया। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, तो गड़बड़ क्या हो गया है, यहाँ पे क्या हुआ
कि यहाँ पर शुद्ध उत्पादन हुआ था 150 का, और 50 हम यहाँ भी जोड़ लिए थे, तो ये हो गया था 200। तो 200 में से क्या हुआ कि अब ये 100 रुपये का इधर बिक गया प्रोडक्ट, और 100 रुपये का ये ले आए, तो जो शुद्ध उत्पादन 150 का हुआ, और जो कि ये 50 यहाँ नहीं जोड़ा गया था, इसीलिए इसमें जोड़ लिया गया, तो 200 के रूप में हो गया। तो 100 इधर आ गए। अब जब 100 इधर आ गए तो इनमें 140 का बेचा गया, तो शुद्ध उत्पादन 40 का हुआ। तो अगर उत्पादन देखा जाए तो शुद्ध उत्पादन 100 रुपये का यहाँ हुआ, 150 का यहाँ हुआ, और 40 का यहाँ हुआ, तब भी 290 होगा। और यदि इस तरह का देखा जाए कि 50 रुपया यहाँ हुआ, और उसके बाद 100 रुपये का यहाँ हुआ, और 140 का यहाँ पे बिका, तो ये तब भी 290 होगा। मतलब 150 रुपया 50 यहाँ पे और उसके बाद 100 यहाँ पे दोहरा गणना हो गया, इसीलिए ये नुकसानदेह 440 दिखा। तो दोहरी गणना ना किया जाए तो शुद्ध उत्पादन कितने का हुआ? शुद्ध उत्पादन हुआ 290 का। अब इसे दूसरी विधि से भी आप समझ सकते हैं कि 100 रुपये का उत्पादन जब किसान ने किया तो जो खाने के लिए रखा 100, 50 का बेच दिया, 50 का बेकरी वाले ने खरीदा और उसका ब्रेड बनाया 200 रुपये का। 200 रुपये का ब्रेड बनाया तो जो कि 50 हम पहले यहाँ घटा चुके हैं, तो यहाँ नहीं जुड़ते, यहाँ जुड़ेगा, तो 50 और 150 मतलब 200 हो गया। अब इस 200 में हम कुछ नहीं घटा रहे हैं, तो 100 का बेच दिए और 100 का ये ले आए, तो ये लाए तो 140 का बेचे, तो 40 का प्रॉफिट यहाँ पे लिए, तो यानी अंतिम उत्पाद 290 रुपये का हुआ। अब इस 290 रुपये में कच्चा माल कौन सा है, प्राथमिक उत्पाद कौन सा है? प्राथमिक उत्पाद 50 रुपये का लगा, और फिर ये मैन्युफैक्चरिंग होता चला गया और सेल होते चला गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मूल्यवर्धन, और व्यय सीमा के रूप में भी देखा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद में क्या घटाना है और क्या जोड़ना है, और सकल नेशनल उत्पाद यानी राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी और जीडीपी को किस तरह से हम घटाएंगे, क्या जोड़ेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अब जीडीपी और जीएनपी देखिए, जीडीपी और जीएनपी इन्हीं दोनों का खेल है। एक तरफ मार्केट प्राइस है और एक तरफ फैक्टर कास्ट, यानी इन दोनों को, और फिर मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट यानी बाजार कीमत और साधन लागत के आधार पर इन्हीं दोनों को देखना है। जीडीपी को और जीएनपी को दोनों मिला करके दोनों देखे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें समझना क्या है, जैसे एक ये पेन है और इस पेन का उत्पादन किया गया। इस पेन को बनाने में 2 रुपये लगे। अब 2 रुपया हमारा क्या लगा? 2 रुपया हमारा लागत लगा। अब इस लागत में हम ये शुद्ध लागत हमारा कितना लगा? 2 रुपया। अब हमने मूल्य ह्रास को जोड़ा 50 पैसा, ये हो गया 2.5 रुपया। अब हमने इसमें जोड़ा 50 पैसा इनडायरेक्ट टैक्स जो मुझे देना है, ये हो गया 3 रुपया। और उसके बाद में इसे हम मार्केट में बेचने के लिए भेज दिए, तो ये मार्केट प्राइस पे 3 रुपये में तैयार हुआ। अब इस 3 रुपये में हमने जो लेबल लगाया उस पर, वो लगाया क्या? हमने लगाया अपने फ़ायदे के लेकर के भी, हम फ़ायदा भी चाहते थे, तो 50 पैसा हम फ़ायदा लगाए, 3.5 रुपया, यानी 4 रुपये का लेबल लगा करके इसे मार्केट में उतार दिया गया। अब ये 4 रुपये के ऊपर तो नहीं बिकेगा, तो जब 4 रुपये के ऊपर नहीं बिकेगा तो यहाँ पे किसको कितना मिलेगा? जो थोक विक्रेता हैं वो अपना लाभ लेंगे। अगर कुछ डिस्काउंट भी कहते हैं, हम आपको 5% डिस्काउंट देते हैं, कोई कहता है 10% डिस्काउंट देते हैं, तो वो प्रॉफिट से, ऐसा नहीं जेब से देते हैं, वो देते मार्केट प्राइस पे ही तो हैं। तो इसी का खेल है जीएनपी और जीडीपी का। तो समझिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में एक पूरे ब्रांड के रूप में आप लीजिए
ग्रास नेशनल प्रोडक्ट GNP मार्केट प्राइस। अब एक प्रोडक्ट जो है मार्केट प्राइस के रूप में आया कितना, एक पूरा वैल्यू अगर इसका आया 100 रुपया, मार्केट प्राइस ग्रास वैल्यू 100 रुपया। अब हम इसमें से क्या घटाएंगे कि हमारा GDP मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो GDP मार्केट प्राइस, एक GDP में मैंने क्या जोड़ा था, GDP में मैंने विदेशी आय जोड़ा था, विदेशी आय, वो भी विदेशी आय कैसी, शुद्ध विदेशी आय। अब शुद्ध विदेशी आय हमने कैसे निकाला था, हमारे यहाँ पे भारत में जो विदेशी काम कर रहे थे उनका इनकम, और हमारे यहाँ के देश के लोग जो विदेशों में काम कर रहे थे उनका इनकम, उनके इनकम को घटाने के बाद जो बचा था, मान लीजिए भारत में विदेशियों ने कमाया 100 बिलियन और हमारे विदेशियों ने भारत में कमाया 110 बिलियन। तो हमने जब उनका 100 घटा दिया तो मेरे पास बचा 10 बिलियन। तो हमारे GNP में कितना आया, हमारे पास 200 बिलियन पहले थे और 10 ये, तो 210 बिलियन हमारा टोटल था। अब टोटल जब 210 बिलियन था तो हमारा मार्केट प्राइस के रूप में GDP कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, GNP में शुद्ध विदेशी आय घटा देंगे। जो हमने जोड़ा है हम इसको घटा देंगे, 10 घटा देंगे, बचेगा 200। तो हमारा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस हमारा होगा 200। मतलब अब यही आपको समझना है कि किसमें क्या घटाना है क्या नहीं। पहले एक सरसरी तौर पे देख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। तो एक ग्रास नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से यदि हम घटाएंगे शुद्ध विदेशी आय, शुद्ध विदेशी आय घटाएंगे तो हमारा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस GDP यानी GDP मार्केट प्राइस हमारा निकल आएगा। अगर हम ग्रास नेशनल प्रोडक्ट से सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सकल घरेलू उत्पाद में हमें बदलना होगा बाजार कीमत पर, तो उसमें से हम शुद्ध विदेशी आय घटा देंगे। लेकिन यदि हमें मार्केट प्राइस ग्रास नेशनल प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस से हमको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए तो वह ग्रास नेशनल फैक्टर कास्ट यानी साधन लागत पे आ जाएगा। हमने बताया था साधन लागत अगर मान लीजिए 20 रुपया है और हमने टैक्स लगा दिया 10 रुपया, तो ये हो गया मार्केट प्राइस 30 रुपये की कीमत। अब हम इसमें से अगर हम मार्केट प्राइस हमारा कितना हुआ 30 रुपया और केवल साधन लागत यानी फैक्टर कास्ट के रूप में, देखिए MP के बराबर होता है मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत, और FC का मतलब होता है यहाँ पे फैक्टर कास्ट यानी साधन लागत, साधन लागत, और GNP का मतलब होता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट यानी इसका हिंदी होता है सकल, हाँ भाई सब पहले टर्मोलॉजी आप समझ लीजिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और GDP का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, और NNP का मतलब, अब यहाँ पे जहाँ G के बाद यन आएगा तो समझ लीजिएगा कि शुद्ध की बात कर रहा है, यहाँ पे मूल्यह्रास घट गया है। जहाँ पर यन के बाद में यन रहेगा यानी मार्केट प्राइस के बाद फैक्टर कास्ट आ जाएगा, समझिएगा कि बाजार कीमत यानी कर हटा दिया गया है। यानी मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर और विदेशी आय, तीन चीज़ घटाने हैं। तीन चीज़ क्या घटाने हैं? तीन चीज़ क्या घटाने हैं? तीन चीज़ घटाने हैं। पहले चीज़ तो
आपको शुद्ध विदेशी आय घटाना है, शुद्ध विदेशी आय घटाना है, मूल्यह्रास घटाना है और उसके बाद में अप्रत्यक्ष कर घटाना है। यही 3 चीज़ घटाना है पूरे स्ट्रक्चर में। और जीएनपी, जीडीपी, एमपी, एफसी और ये शुद्ध आय, ग्रास सब घटाना। इतनी चीज़ें ही हैं जो पूरा स्ट्रक्चर समझ जाओगे। अब उसको पूरा देख लो। मूल्यह्रास होगा तो वो क्या होगा, मूल्यह्रास भी समझ लीजिए कि क्या होता है। हम जिस मशीन से इसको बनाए वो मशीन चला तो मशीन घिसा भी। अगर 1 लाख रुपए का मशीन है, अब मान लीजिए हम उसके लिए मूल्यह्रास यानी जो मशीन घिसावट हो रही है उसको भी नहीं जोड़ेंगे, उसका दाम नहीं घटाएंगे, तो अचानक से मशीन खराब होगी तो 1 लाख रुपया फिर से लगेगा। तो इसी में से जोड़ करके मूल्यह्रास में भी जुड़ जाता है, तब जाके तैयार होता है। अब देखिए, तो जीएनपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए तो वह जीएनपी फैक्टर कास्ट हो जाएगा, जीएनपी मार्केट प्राइस का फैक्टर कास्ट हो जाएगा। और जीएनपी में शुद्ध विदेशी आय घटा दिया जाए तो वह जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद मार्केट बाजार कीमत पे हो जाएगा। और यदि जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा दिया जाए तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस हो जाएगा। यानी कि तब शुद्ध यानी शुद्ध आय देखा जाए तो शुद्ध आय क्या होगा, एनएनपी फैक्टर कास्ट, ये हुआ शुद्ध एनएनपी फैक्टर कास्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पे केवल मात्र जो लागत लगी है उस पे शुद्ध जो कीमत लगी है वो कीमत कैसे निकलेगा, जब हम एक तरफ मूल्यह्रास भी घटा देंगे और एक तरफ अप्रत्यक्ष कर भी घटा देंगे। जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर भी घटाएंगे और मूल्यह्रास भी घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा एनएनपी। और उसी में विदेशी आय घटा देंगे और अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे, मूल्यह्रास घटा देंगे तो एनडीपी फैक्टर कास्ट निकल आएगा। यही 2 मुख्य है, पहला ये है और सबसे अंतिम ये है। सबसे शुद्ध रूप में उत्पादन एनडीपी फैक्टर कास्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, यानी 1 रुपये में यदि ये बना है तो यही 1 रुपया शुद्ध निकल आएगा और इस सारे आवरण खत्म। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, शुद्ध जो है अप्रत्यक्ष कर घटेगा तो जीएनपी फैक्टर कास्ट आएगा। जीएनपी फैक्टर कास्ट में से यदि शुद्ध विदेशी आय घटा दोगे तो जीडीपी फैक्टर कास्ट आएगा। जीडीपी फैक्टर कास्ट में से मूल्यह्रास घटा दोगे तो एनडीपी फैक्टर कास्ट आएगा। तो एक संरचना तो ये बन करके आ गया। दूसरा संरचना, जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा दोगे तो आपको एनएनपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। इनमें से विदेशी आय घटा दोगे तो एनडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा और अप्रत्यक्ष कर घटा दोगे तो एनडीपी फैक्टर कास्ट आ जाएगा। ये दूसरा संरचना हो गया। तीसरा, एक लाइन से इधर से आना, ये सब एक एक हैं, बात इतने में से भी समाप्त हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हम सब तरीके से निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ से जीएनपी जो है मार्केट प्राइस से आपने शुद्ध विदेशी आय घटा दिया तो आपको सकल घरेलू उत्पाद मार्केट बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद आ गया। सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर आप शुद्ध विदेशी आय घटा दीजिए, शुद्ध विदेशी आय घटा दीजिए तो ये आपका हो गया शुद्ध विदेशी आय नहीं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दीजिए। यहाँ पे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जब कर घटाएंगे तो बाजार कीमत से साधन लागत पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद में जब आप यहाँ पे जो है मूल्यह्रास घटाएंगे तो आपको बाजार कीमत पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे, फैक्टर कास्ट आ जाएगा। यानी कि आपको जब आप विदेशी कीमत घटाएंगे
तो घरेलू कीमत आ जाएगा। जब आप शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे तो बाजार कीमत से साधन कीमत पे चले जाएंगे। जब आप मूल्यह्रास घटाएंगे तो जहां ग्रास यानी सकल लिखा है वहां पे शुद्ध लिख जाएगा, यानी नेट लिख जाएगा, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होगा। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर रहा है और यहाँ पे जीडीपी जीएनपी के बारे में आपने देखा। मैं अपने क्लास को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।